सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका सुभ्रा पांडे आज हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ 12 क्रिया तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटि काल। आइए बच्चों, अब पाठ का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, अपने पाठ को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 क्रिया तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटि काल। इस पाठ के अंतर्गत हम क्रिया की परिभाषा, धातु की परिभाषा, क्रिया के भेद, उनके उपयोग के बारे में हम जानेंगे तथा काल की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। आइए अब पाठ को हम शुरू करते हैं। क्रिया को पढ़ने जानने से पहले क्रिया की पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहले वाले चित्र में आप देख रहे होंगे कि अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरे वाले चित्र में एक मशीन चल रही है। तीसरे चित्र में बच्चे खेल रहे हैं और चौथे चित्र में माँ बच्चे को सुला रही है। यहाँ पर पढ़ा, चल, खेल, सुला ये सभी चीज़ें क्रिया होती हैं, अर्थात जहाँ पर कोई कार्य करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में आए रंगीन अंश किसी न किसी कार्य या घटना के होने की सूचना दे रहे हैं। जो शब्द विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी देते हैं, व्याकरण में उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जो भी जहाँ पर कोई कार्य या घटना होने की सूचना मिलती है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है वह क्रिया होती है। अब निम्नलिखित वाक्यों पर भी ध्यान दीजिए। शेर पिंजड़े में है, सोफिया अध्यापिका है, सब लोग ईमानदार हैं। इन वाक्यों में आने वाले है, हैं शब्द होना क्रिया के रूप हैं। इन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को भी क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा। क्रिया वे शब्द हैं जिनमें किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। अर्थात हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी घटना या कार्य के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जहाँ पर हमको यह मालूम होता है कि कोई क्रियाकलाप हो रहा है वह क्रिया होती है। क्रिया की रचना। बच्चों, रचना का अर्थ होता है बनावट। निम्नलिखित वाक्यों में लिखना क्रिया के विभिन्न रूपों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो लिखना क्रिया है उसके भिन्न भिन्न रूपों के बारे में बताया जा रहा है। पहला उदाहरण है वह पत्र लिख रही है। दूसरा उदाहरण है वे हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। तीसरा उदाहरण है मैं कविता नहीं लिख सकती। चौथा उदाहरण है तुम्हें रोज लिखना चाहिए। पांचवा उदाहरण है मैं एक कहानी लिखूंगा। छठवां उदाहरण है अध्यापिका बच्चों से निबंध लिखवा रही है। इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के रूप हैं लिख रही है, लिखते रहते हैं, लिख सकती, लिखना चाहिए, लिखूंगा तथा लिखवा रही है। आप देख सकते हैं कि इन सभी रूपों में लिख अंश समान रूप से आ रहा है। इसी अंश से क्रिया के वास्तविक अर्थ लिखना का पता चल रहा है। व्याकरण में इस अंश को धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा। क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, चल, आ, जा, कर, सो, ले, दे आदि सभी धातुएं हैं। बच्चों, लिखना क्रिया के इन सभी रूपों में से यदि धातु को अलग कर दिया जाए तो रही है, ते रहते हैं, सकती,
ना चाहिए, ऊँगा, वा रही है, रूप बच जाते हैं। इन अंशों को सहायक क्रिया कहते हैं। अतः सहायक क्रिया क्रिया का वह अंश है जो धातु में लगकर क्रिया पदबंध की रचना करता है। बच्चों, क्रिया के कितने भेद होते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। क्रिया के भेद। कर्म की अपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म की अपेक्षा का पता हमें क्रिया पर क्या तथा किसे, किसको शब्दों से प्रश्न करने से लगता है। जैसे पहला उदाहरण है, नौकर खाना बना रहा है। अगर हम प्रश्न करें क्या बना रहा है तो उत्तर होगा खाना। दूसरा उदाहरण है, उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए। अगर हम प्रश्न करते हैं खिलौने किसे दिए तो उत्तर मिलेगा बच्चों को। क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करने के बाद उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं वे मुख्य कर्म कहलाते हैं तथा किसे, किसको प्रश्न के उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं उनको गौड़ कर्म कहा जाता है। मुख्य कर्म कोई वस्तु होती है तथा गौड़ कर्म कोई प्राणी। जैसे पहला उदाहरण है, मीता ने चित्र बनाया। अगर हम प्रश्न करें क्या बनाया तो उत्तर मिलेगा चित्र, ये होगा मुख्य कर्म। और दूसरा उदाहरण है, अध्यापिका ने करीम को बुलाया। अगर हम प्रश्न करते हैं किसको बुलाया तो उत्तर मिलेगा करीम को, यह होगा गौड़ कर्म। इस तरह जो क्रिया कर्म अर्थात मुख्य कर्म या गौड़ कर्म की अपेक्षा करती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की अपेक्षा करती हैं तथा कुछ दो कर्मों की। इस आधार पर उनके दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। पहला है एक कर्मक। जो सकर्मक क्रियाएं केवल एक ही कर्म, मुख्य कर्म या फिर गौड़ कर्म की अपेक्षा करती हैं वो एक कर्मक कहलाती हैं। जैसे वह खाना नहीं खाएगा। दूसरा उदाहरण है, वे अपना काम करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो खाना काम मुख्य कर्मक है। तीसरा उदाहरण है, पिताजी ने चाचा को बुलाया। और चौथा उदाहरण है, उसने नौकर को डांटा। चाचा और नौकर गौड़ कर्मक हैं। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे द्विकर्मक क्रिया के बारे में। जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों अर्थात मुख्य कर्म और गौड़ कर्म की अपेक्षा करती है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पहला उदाहरण है, मंत्री जी ने सैनिकों को इनाम बांटे। मुख्य कर्म है इनाम, गौड़ कर्म है सैनिक और द्विकर्मक क्रिया है बांटना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। मुख्य कर्म है मिठाई, गौड़ कर्म है बच्चे और द्विकर्मक क्रिया है खरीदना। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है, वह पिताजी से सामान लाया। मुख्य कर्म है सामान, गौड़ कर्म है पिताजी, द्विकर्मक क्रिया है लाना। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, भागना आदि। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, लड़की रो रही है। दूसरा उदाहरण है, आप यहीं ठहरिए। तीसरा उदाहरण है, मैं घर जा रहा हूँ। चौथा उदाहरण है, मेरे साथ चलो। इन अकर्मक क्रिया युक्त वाक्यों की क्रियाओं पर यदि क्या और किस शब्दों से प्रश्न किए जाते हैं तो उनके कोई उत्तर नहीं मिलते हैं। क्रिया की व्याकरणिक कोटि। बच्चों, अब हम जानेंगे काल के बारे में। यह तो आप जानते ही हैं
कि कोई क्रिया घटित होती है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। प्रायः लोग काल तथा समय को एक मान लेते हैं, पर ये दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। चूँकि समय को वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों भागों में बांटा गया है, उसी आधार पर काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल तथा तीसरा भविष्यत काल। अब हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब हम लोग वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान कहा जाता है। हिंदी में वर्तमान की सूचना देने वाले चिन्ह हैं है, हो तथा हूँ। अतः भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है, वे चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वह वाक्य वर्तमान काल का होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। वाक्यों में क्रियापद में है, हूँ, हो चिन्ह लगे होंगे तो वे वाक्य वर्तमान काल के होंगे। बच्चों, यहाँ कुछ उदाहरण दिया है, आइए उन्हें देखते हैं। वे लोग रोज 8 बजे नाश्ता करते हैं। दूसरा उदाहरण है, तुम लोग इस समय नाश्ता क्यों कर रहे हो। तीसरा उदाहरण है, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। चौथा उदाहरण है, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और 5वां उदाहरण है, वे लोग मेरे स्कूल में अध्यापक हैं। बच्चों, इन उदाहरणों के द्वारा यह पता चल रहा है कि जो कार्य वर्तमान काल में घटित हुआ है, अर्थात यह वर्तमान काल की क्रिया है। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता लगता है कि कोई क्रिया बीते समय में घटित हुई है, वे चिन्ह भूतकाल के सूचक चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। हिंदी में भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं था, थे, थी, थी, या, आ, ए, ई, अतः। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में या भूत समय में घटित हुई थी, वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भूतकाल का वाक्य होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रियापद में आ, ई, ए, या, था, थी, थे आदि चिन्ह लगे होंगे, वे वाक्य भूतकाल के होंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहला उदाहरण है, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया। दूसरा उदाहरण है, वह बाजार गई। तीसरा उदाहरण है, वे ट्रेन से वापस आए। चौथा उदाहरण है, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। 5वां उदाहरण है, वह बाजार गई थी। 6वां उदाहरण है, वे ट्रेन से वापस आए थे। 7वां उदाहरण है, वे लोग नाश्ता कर रहे थे। 8वां उदाहरण है, वह बाजार जा रही थी। 9वां उदाहरण है, वे ट्रेन से वापस आ रहे थे। 10वां उदाहरण है, वे लोग मेरे स्कूल के अध्यापक थे। 11वां उदाहरण है, वह बाजार में थी तथा 12वां उदाहरण है, वह ट्रेन में था। अगर आप इन सभी उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लिया, गई, आए, था, थी, थे ये सारे शब्द जो हैं भूतकाल के चिन्ह हैं, भूतकाल के पदबंध हैं। और अगर ये शब्द मतलब ये सभी शब्द जो हैं लिया, गई, जैसा हम आपको बताए हैं, ये शब्द अगर किसी वाक्य में रहेंगे तो वह वाक्य भूतकाल का होगा। अब हम जानेंगे भविष्यत काल के बारे में। भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं गा, गे, गी, गी। अतः भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी,
वे चिन्ह भविष्यत काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भविष्यत काल का होता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों में क्रियापदबंध में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे होंगे वे वाक्य भविष्यत काल में होंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहला उदाहरण है मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। दूसरा उदाहरण है तुम कब चलोगे। तीसरा उदाहरण है हम फिल्म देखने जाएंगे। चौथा उदाहरण है तू अब क्या करेगी। पांचवा उदाहरण है आप कहाँ ठहरेंगे। छठवां उदाहरण है वह तुम्हें रुपए नहीं देगा। सातवां उदाहरण है आज से वे भी मैच खेलेंगे। आठवां उदाहरण है वे सुबह तक पहुँचेंगे। नौवां उदाहरण है क्या आप मेरे साथ चलेंगे। अगर आप इन सभी उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे क्रियापदबंध में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे हुए हैं। जो अगर ये पदबंध अगर आपको कहीं भी किसी भी वाक्य में नज़र आएंगे तो वह वाक्य भविष्यत काल का होगा। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा, आइए संक्षिप्त में देखते हैं। क्रिया वे शब्द हैं जो विभिन्न कार्यकलापों के बारे में सूचना देते हैं। दूसरा, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया तथा दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। क्रिया कर्म की अपेक्षा कर रही है या नहीं, इसका पता क्रिया पर क्या तथा किसको शब्द से प्रश्न करने में लगता है। क्या प्रश्न के उत्तर में क्रिया किसी वस्तु की तथा किसको प्रश्न के उत्तर में किसी प्राणी की अपेक्षा करती है। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या दो कर्म की। इस आधार पर उसके दो उपभेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। काल तथा समय दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। काल के तीन भेद किए जाते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल की सूचक चिन्ह है, हूँ, हो आदि। भूतकाल के चिन्ह हैं आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आदि तथा भविष्यत काल के सूचक चिन्ह हैं गा, गे, गी आदि। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ को आप 2 से 3 बार स्वयं पढ़ेंगे तथा इस पाठ से कोई भी दिक्कत होने पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक करेंगे तथा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।